झारखंड के 25 वर्षों की क्या कुछ उपलब्धियां रही है, क्या कुछ चुनौतियां रही है और साथ ही साथ आगे की क्या राह हो सकती है और विकसित भारत के निर्माण में झारखंड किस तरीके से कदम ताल मिला सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम दिन भर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स शामिल हुए, जो हम कह सकते हैं कि नीति निर्माता भी है, वो भी शामिल हुए। इस वक्त हमारे साथ आज डीडी संवाद में सरयू राय जी हैं, जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव है और राजनीतिक अनुभव से पहले ये लिखने पढ़ने और लेखनी में इनकी बहुत बड़ी दिलचस्पी भी रही है, तो और बिहार और झारखंड की राजनीति में गहरी पकड़ भी रखते हैं। सरयू राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी संवाद में। आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। किस तरीके से सर आप देखते हैं जो झारखंड का ये 25 वर्षों का सफर रहा है, क्योंकि आप बिहार को भी देखे हैं और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तब से आप लगातार प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो ये सफर झारखंड का कितना आप मानते हैं महत्वपूर्ण रहा? मुझे लगता है कि ये झारखंड के 25 वर्षों का सफर संतोषजनक है। कोई भी नया राज्य बनता है, नया नेतृत्व उभरता है और व्यवस्था अपने अनुसार बनाने का प्रयास करता है। जब झारखंड नया नया बना था तो उस समय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हुए। उस समय के मुख्य सचिव वी एस दुबे थे, उसमें राज्यपाल विजय कुमार जी थे। ये सभी अच्छे अधिकारी माने जाते थे और ख़ास करके राज्यपाल महोदय की रुचि झारखंड में अच्छा हो, इसमें बहुत अधिक थी। यह कहा जाए कि भारत सरकार ने उनको कैबिनेट सेक्रेटरी से तुरंत रिजाइन करने के बाद झारखंड का राज्यपाल भी इसीलिए बनाया था कि इनके मार्गदर्शन में झारखंड अपेक्षित विकास करेगा। देखिए, हम सभी राजनीति में हैं, स्मृतियाँ भी थोड़ा जो ताज़ा हैं वही ज़्यादा हावी रहती हैं और ये प्रयास है कि संसदीय राजनीति में जो दल सरकार में है और जो विपक्ष में है वे एक दूसरे की प्रशंसा बहुत कम करते हैं जी। पर हम लोग शुरू से देखें तो झारखंड में ये प्रयास हुआ कि एक जैसे योजना आयोग भारत सरकार में उस समय था जी, उसी तरह से राज्य योजना आयोग बने और इसमें हमारे राज्यपाल उस समय के थे, उन्होंने बहुत पहल किया और उन्होंने बाद में ये कहा कि योजना आयोग तो बने मगर योजना आयोग के साथ एक नया प्रयोग हम झारखंड में करें कि योजना और प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक कमीशन बनाया जाए यहाँ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगा वो भविष्य के लिए योजनाओं को तो बनाएगा, लागू करेगा, मगर आधारभूत संरचनाओं का विकास कैसे हो इसके लिए भी परियोजनाएं बनाएगा। और वार्षिक बजट में या 5 साल के बजट में हम उनमें से ही योजनाओं का चयन करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि जब आग लगी तब कुआं खोदने लगे। तो राज्य के विकास की अनेक प्रकार की परियोजनाएं हमारे पास पहले से रहे और हम भारत सरकार के पास भी जाएं उनको लेकर कि आप हमारी सहायता करिए। तो उनके सुझाव पर उसमें कि राज्य की सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। बाद में उन्होंने ही सुझाव दिया कि देखिए, योजना आयोग कार्यकारी आदेश से बनता है, भारत सरकार में भी और राज्यों में भी। इसे मगर हम जब इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जोड़ेंगे तो उसको राज्य की विधानसभा से अधिनियमित किया जाए, कानून बना दिया जाए। ये केवल कार्यकारी आदेश से न रहे। तो बाबूलाल जी तो चले गए, इनके ही समय में बिल बना, विधेयक विधानसभा में पेश हुआ, विधानसभा से विधेयक पास हो गया, मगर पास हो जाने के बाद वह अधिनियमित नहीं हुआ। आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि जब सरकारें चलती हैं तो कई प्रकार के विचार उसमें आते रहते हैं। तो एक समय उत्साह के साथ कानून तो बन गया मगर वो लागू नहीं हुआ। तो वो लागू होता एक प्लेटफॉर्म रहता, तो प्लेटफॉर्म निष्पक्ष तरीके से राज्य के विकास की योजनाओं के साथ साथ आधारभूत संरचना के बारे में भी योजनाएं बना था। तो क्या इसके लिए सर, बीच में आपको इंटरप्ट करते हैं, कि जैसा आपने बोला कि झारखंड ने इन 25 वर्षों में बहुत कुछ तय किया, बहुत कुछ हासिल किया,
क्या ऐसा कोई राजनीतिक विल पावर की कमी रही? जैसे आपने बोला बिल तो बन गया, पेशा को लेकर भी मैं लगातार इसको आवाज उठे, CNTSPT को भी मैं लेकर इसका सवाल उल्लेख उठे। इस संदर्भ में कर रहा था कि जी। हमारे मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जी की मीटिंग में दावोस गए थे। गए। तो ये ओपन फोरम है, हम आप कोई भी जा सकता था वहाँ, कोई हाँ। रोक नहीं किसी की थी। जी वो गए वहाँ, वहाँ राज्य के देश के कुल 10 मुख्यमंत्री गए थे। अब उस समय जो मुख्यमंत्री अपने राज्य की योजनाओं को लेकर गए, जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, फडणवीस जी गए, सारे लोग फडणवीस गए। जी जी गए, तो उन्होंने वहाँ जो भी जिससे भी बात किया वो अपने राज्य की इस योजना के बारे में आप हमारी मदद कीजिए, जी। और उन्होंने मदद दिया। हम लोगों की सरकार गई तो कोई योजना नहीं थी, बहुत सरकारों के पास नहीं थी। तो मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि एक ऐसा फोरम यहाँ रहे जो परियोजनाएं बनाए यहाँ राज्य की आवश्यकता को देखते हुए। जरूरी नहीं कि वो परियोजना इसी वर्ष लागू हो जाए, 5 वर्ष बाद लागू हो सकती है। तो हम भारत सरकार के पास सहायता के लिए जाएंगे या किसी उद्योग समूह के पास सहायता के लिए जाएंगे, या राज्य के बजट के बाहर से जो ग्रांट हमको लेने सहायता की हमको जरूरत है आती या है, सहायता। जी ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो हमारे पास तैयार है कि हम इस काम के लिए आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो वो नहीं हो सका। मैंने देखिए, सरकारें चलती हैं तो सरकार चलने में कई प्रकार के फैक्टर आते हैं, कई प्रकार के तत्व आते हैं। इसलिए सभी राज्य सरकारें वो जो चाहता है मुख्यमंत्री वह नहीं कर पाती हैं, व्यवधान होता है, अवरोध होता है। जैसे बाबूलाल जी की सरकार थी, ऐसी परिस्थिति आई कि 3 साल में ही वो सरकार चली गई। तो इस तरह से जो भी सरकारें यहाँ रही हैं उन सरकारों में प्रयास हुए हैं, कुछ प्रयास अंजाम तक पहुँचे हैं, कुछ अंजाम तक नहीं पहुँचे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी, अगर हम एक दूसरे के प्रति इतनी सलाहियत रखें कि ज़रूरत पड़े तो हम आज की सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष उसकी प्रशंसा भी करे। अब एक धारणा बन गई हमारे राजनीतिक कार्य संस्कृति में कि हम विपक्ष में हैं तो सरकार की आलोचना ही करेंगे, एकदम परिपाटी है ये। और तो हम पूरे देश सरकार भर में हैं तो विपक्ष की करेंगे। यानी कई बार मैं महसूस करता हूँ ना कि ये इस राज्य में ऐसी संस्कृति हो गई है कि हर सवाल का जवाब एक सवाल है। विधानसभा में बाहर हम देखते हैं, अगर विपक्ष कोई बात उठाएगा तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देने के बदले सवाल कर दिया जाएगा, आप भी तो उस समय ऐसे थे, आपने क्या किया। तो ये हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं। मगर एक ठोस संस्थान विकसित होना चाहिए, जो संस्थान अपना काम करे। योजना परिषद हो सकता था। अब देखिए, प्रयास हुआ है। मुझे याद है कि आदित्य स्वरूप एक बहुत अच्छे IAS अधिकारी थे जी। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी यहाँ, और उस कमेटी की महीने 2 महीने मीटिंग होती थी। साल 1.5 साल 2 साल चला, ख़त्म हो गया। उसके बाद राज्य विकास परिषद के अध्यक्ष T नंद कुमार साहब बनाए गए। ये 2000 मुझे लगता है कि 17-18 में ये राज्य विकास परिषद बना। T नंद कुमार चूँकि झारखंड में बहुत ज़्यादा रहे थे, यहाँ विकास आयुक्त थे, यहाँ के भी क्षेत्रीय आयुक्त रहे थे, तो लोग ये मानते थे कि ये समझ रखते हैं यहाँ की। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी। उस समिति ने काम किया। उस समिति ने 3 साल बाद के लिए एक प्रतिवेदन दिया, वह 2021 में प्रकाशित हुआ कि हमको क्या क्या करना चाहिए। अमित खरे भी उस कमेटी में थे, कई लोग थे। तो समय समय पर यहाँ पर काम हुए हैं जी। मगर उसके बाद जो नतीजा है उसको लागू करने में हम पीछे हट जाते हैं। शिथिलता भी देखने को मिली जब है। हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी तो उस सरकार ने एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया कि अब तक क्या हुआ है और क्या कमियां रही, हम आगे क्या करेंगे। पेपर प्रकाशित हो गया, प्रकाशित होके कुछ दिन तक डिस्कशन हुआ, उसके बाद रह गया। तो जो काम की शुरुआत होती है उसको हम कैसे अमली जामा पहना, बदले, अमली असलियत में हम कैसे लागू करें, इसमें हम लोगों के पास कमी रह जाती है। आज भी यही स्थिति है कि हमारा बजट 1 साल के लिए बनता है,
तो हम जो घोषणाएं करते हैं ऐसी घोषणाएं करते हैं कि जो 1 साल में हम पूरा कर देंगे, वो पूरा नहीं होता है। केवल इस सरकार की नहीं है, पहले से भी ये होता परंपरा रहा है, चली जी। आ रही है। इसका कारण ये है कि उन परियोजनाओं को लागू करने के लिए जो हमारे पास दक्ष प्रवीण मानव बल होना चाहिए, उसकी कमी है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ वैकेंसीज माने कम संख्या में हो। कोई भी भाग ले लीजिएगा तो काम करने वाले लोग नहीं हैं, आउटसोर्स करके कहीं से लाकर हम लाते हैं, काम कराते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वैसे तो कहा जाता है कि एक पर्सपेक्टिव प्लान बनता है और बहुत पहले से चीज़ें चली आ रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग नई बात कर रहे हैं या देश भर के राज्यों और के राज्य जो कर रहे हैं वो कोई नया कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब बिहार था तो 1972 में पर्सपेक्टिव प्लान का कंसेप्ट लाया गया है कि हम 25 साल का प्लान बनाएंगे और उस प्लान के भीतर हम पंचवर्षीय प्लान बनाएंगे और उसके भीतर वार्षिक प्लान बनाएंगे। ये काफ़ी दिन तक चला, मगर 85-86 के बाद इसकी धार कम हो गई। तो जितनी बातें हम करते हैं विकास के बारे में, इन सब पर पहले बात हो गई है। देखिए आज हम लघु उद्योग की बात, छोटे उद्योगों की बात करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो KVIC बनाया सरकार ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, गांधी जी की अवधारणा थी। तो उसमें तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग सबकी बातें कही गई थी प्राथमिकता देने की, मगर कायदे से वो बस एक कमीशन बनकर रह गया। धीरे धीरे 1960 आते आते वो पीछे रह गया, उसकी स्पिरिट खत्म हो गई। तो हमने भारत में जितने प्रयोग अब तक हुए हैं उन प्रयोगों को देखकर ही हम भविष्य की राह बनाएं। तो मुझे कहीं बाहर से परामर्शी या परामर्शियों के खर्चीले समूह के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो परियोजनाएं बनती थी पहले हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाते थे, अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने काम करना बंद कर दिया और सबके लिए हम कंसल्टेंट परामर्शी बहाल करते हैं। हाँ, वो तो परंपरा एक शुरू हो गई है। हाँ, ठीक है जी। ये तो नीति निर्माताओं से जुड़ी हुई सवाल ये था, लेकिन हम 25 वर्षों को लेकर एक क्या विजन झारखंड का हो सकता है, किस तरीके से विकसित भारत की परिकल्पना में झारखंड का रोल हो सकता है, क्योंकि पूर्वी भारत के विकास के साथ ही देश कदम ताल करेगा, उस पर झारखंड एक बहुत बड़ा देखिए हम अपनी कमियां गिनाने लगेंगे। हाँ। तो बहुत सारी कमियां सामने आएंगी जी। और सवाल ये है कि उसके लिए क्या विजन होना चाहिए अगले, अगर 2047 की बात करें, 2050 तक की हम बात करें, किस तरीके से झारखंड भी हम कहें कि देश के विकास में अपना अहम रोल अदा करेगा। अब देखिए विकास की बात आती है किसी राज्य के, तो 247 में हम क्या करेंगे। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भारत को हम विकसित राज्य बना देंगे, तो सभी राज्य उसी फॉर्मूले पर चलने लगे हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी के पास कुछ होगा, तो चूंकि राज्य विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा, तो हम उनसे वो हासिल कर लें और हम विकास के राह पर जाएं। इसके लिए तो देखना होगा, आपने हमारे पूरे दुनिया में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर बात हो रही है। 2030 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको बनाया है जी। और देश की जितनी योजनाएं बन रही हैं सब उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही बन रही है और राज्यों को वही लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं को हम अपनाएंगे तो भारत की सरकार भी हमको उसमें मदद करेगी और हम विकसित होंगे। तो मतलब क्या, हमारे शहर विकसित होंगे, हमारे गांव विकसित होंगे एकदम। अब गांव और शहर हम दो ही बिंदु को माने तो ये अलग अलग विभाग जरूर हैं, मगर ये विभाग ही नहीं विकसित कर सकते। इन विभागों के साथ और भी जितने सारे विभाग हैं सबका समन्वय करके कि वे विभाग शहरी विकास के लिए क्या करें और वे विभाग ग्रामीण विकास के लिए क्या करें। ये इसमें थोड़ा सा अभाव है समन्वय की। सभी विभाग अपने अपने हिसाब से अलग अपना काम कर रहे हैं, मगर एक लक्ष्य जो होना चाहिए, एक समूह ऐसा होना चाहिए दक्ष प्रवीण लोगों का, टास्क फोर्स कह सकते हैं, ब्रिलियंट माइंड्स का, मेधावी मस्तिष्कों का, जो इस पर निगरानी रखे कि हमने जो करना शुरू किया बीच में हमारा विचलन तो नहीं हो गया, हम उस रास्ते पर जाने के नहीं जा रहे हैं। और ये समस्त विभाग हैं शहर का विकास करने और गांव का विकास करने के लिए। तो ये सभी विभाग अपना अपना योगदान किस प्रकार से कर रहे हैं। यही बात आती है प्लानिंग की और बजट की
कि एक समूह जो प्रदेश स्तर पर रहेगा वो इस विचार से ही सभी विभागों का दायित्व तय करेगा और सभी विभाग अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं कि नहीं पूरा कर रहे हैं इसको देखेगा और ये सिलसिला ईमानदारी से शुरू हो जाए तो हम 2047 में जो परिकल्पना है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। झारखंड असीम संभावनाओं का प्रदेश कहा जाता है, सब कुछ है झारखंड के पास, देश का 40% मिनरल्स यहाँ पे है, सारी संसाधनें हैं। इसके बावजूद क्या लगता है कि झारखंड को जिस डायरेक्शन में विकास होना चाहिए या देश के विकास में झारखंड की जो भूमिका होनी चाहिए वो कहीं अनएक्सप्लोर रह गया अब तक? देखिए, हम लोगों ने 15 साल पहले एक अवधारणा पर विचार करना शुरू किया था कि पूर्वी भारत के जो हमारे देश हैं, राज्य हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये सब राज्य हैं जहाँ मिनरल्स अधिक हैं, जहाँ जंगल अधिक हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मगर हमारी कोई पहचान एक इकाई के रूप में नहीं है। जबकि दक्षिण के चारों जो राज्य हैं वो संगठित हैं। पश्चिम में जाइए तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का वो हिस्सा, ये सब विकसित हैं। आप उत्तर में जाइए तो दिल्ली से लेकर हिमाचल और ये सब हरियाणा, पंजाब, ये विकसित मतलब हैं। उनके जो कोर एस्पेक्ट्स है उसकी वजह से उनकी पहचान हमारा है। जो पूर्वी भारत का राज्य है इसके लिए तो भारत सरकार ने एक मंत्रालय ही बना दिया, केवल यही हिस्सा छूटा हुआ था जी। अब यहाँ हमारे मिनरल्स हैं तो सारे मिनरल्स का उपयोग तो एक राज्य ही नहीं करेगा। अब यहाँ से मिनरल हम निकालेंगे, जितना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर सकते हैं करेंगे, मगर निकालते समय जो पर्यावरण पर, जो जल पर, जमीन पर, जंगल पर जो असर होगा वो तो यहीं पर पड़ेगा। तो आरंभिक रूप में हम एक पूर्वी भारत की इकाई बनाए, बाद में सरकार ने बनाया, उसकी 3-4 मीटिंग भी हो चुकी है, मगर विचार के हिसाब से हमारे पास जो संपत्ति है वो संपत्ति हमारे आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेगी या हमारे लिए समस्याएं पैदा करेंगे, ये दोनों ही देखना है। आज देखिए, जिन देशों को हम विकसित मानते थे दुनिया में, भारत भी विकसित हो रहा है जी, अमेरिका है, ब्रिटेन है जी। अब ये तो ताकत हासिल करके लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करने लगे हैं, लड़ाई करने लगे हैं, अपना वर्चस्व बनाने लगे हैं। तो विकास की परिणति एक इसमें भी होती है कि हम अपना वर्चस्व स्थापित करें। तो वैसे ही इस राज्य में भी, जो देश में भी दूसरे राज्य हैं, वो हमारी संपत्ति को देखेंगे तो इस नज़रिए से भी देखेंगे कि कैसे हम यहाँ के संपत्ति में अपना भी हिस्सा लें। तो भारत की सरकार की भूमिका यहीं पर आती है और राज्य, पूर्वी भारत के राज्य या झारखंड राज्य, ये अपने संपत्ति को पहचाने और कैसे दूसरों के साथ मिलकर हम विकास की सीढ़ी बनाएंगे इसको ये तय करें। इसमें थोड़ी कमी है। वही जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं उसको जोड़ के देखना और केवल ये इसी ऐसा नहीं कि इसी सरकार में कमी है, पहले की सरकारों ने भी जिस रूप में ध्यान देना चाहिए उस रूप में ध्यान नहीं दिया। कहने में, सुझाव देने में और इम्प्लीमेंटेशन में, हाँ, दोनों में भारी अंतर है। हाँ। एक व्यक्ति जो सरकार में नहीं है वो बैठता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह सकता है, यानी टेबल पर तो हम तबला बजा लेते हैं बढ़िया से, और तबला सामने आ जाएगा तो जो दक्ष है वही बजा पाएगा। शासन में जाने पर पता चलता है कि क्यों चीज़ें नहीं हो रही हैं। और इसलिए मेरा जो अब अनुभव है इतने दिन का कि किसी एक सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। कोसने का काम पक्ष विपक्ष का है, वो करते रहें, मगर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पीढ़ी अगर दुनिया के संदर्भ में इस देश की चुनौतियों और उनके संदर्भ में इस राज्य के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए सोचे तो राजनीति भी बदल जाएगी और राज्य भी आगे बढ़ेगा। मुझे यही लगता है। एक चीज़ और, लगातार जब बात होती है झारखंड के विकास की तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी इसमें होती है। जिस तरीके से झारखंड 25 वर्षों में आगे बढ़ा है, जो भी चुनौतियां रहीं, जो भी उपलब्धियां रहीं, क्या इसमें लगता है कि राजनीति की वजह से भी कुछ असर पड़ा कि जो विकास आगे बढ़ना चाहिए था उसका राजनीति ने थोड़ा बहुत? देखिए, मेरा अनुभव है कि राजनीति में बहुत अधिक समझदारी नहीं है। युवा तो झारखंड हो गया, परिपक्व नहीं हुआ। नहीं, राजनीति में जो लोग हैं उनकी इतनी समझदारी है कि हम सत्ता में आ गए तो कैसे सत्ता में बने रहें
और जो सत्ता में ही हो चाहता है कि हम सत्ता में कैसे जाएं, और दलों में नीचे जो लोग हो चाहते हैं हम कैसे ऊपर आए। तो 90% समय इसमें ही लगता है। आज भी उनके सामने, हम लोगों के सामने जो काम करने वाली बातें आती हैं वह विशेषज्ञों का समूह ही सामने लाता है। तो हमको अगर इतनी सलाहियत हो जाए कि हम आधा 50% अपना समय सत्ता में आने और सत्ता में बन रहने के लिए करें, बाकी 50% का उपयोग हम इसके लिए करें कि हम जिस उद्देश्य से सत्ता में आए हैं, हमने जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं को अपने संविधान और कानून के आलोक में कैसे हम सही तरीके से लागू कर सकेंगे। घोषणाएं बहुत हो जाती हैं, अनेकों घोषणाएं हो जाती हैं, मगर पता चलता है कि ये घोषणाएं हम कानून में परिवर्तित करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देता है, क्योंकि ये संविधान के अनुरूप नहीं है। तो पहले तो हम ये सोचें कि अपनी प्राथमिकताओं को हम पूरा करना चाहते हैं तो संविधान और कानून के आलोक में ही हम पूरा कर सकते हैं। कोई राज्य संविधान बदलवा नहीं सकता है। ये अगर हम शुरू कर लें तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। नहीं तो हम केंद्र पर दोष मढ़ेंगे और केंद्र वाले कहेंगे ये कुछ नहीं करते हैं। यही ब्लेम गेम चलता रहेगा। एक चीज और, सरयू राय हमेशा बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जब सरकार में ये मंत्री थे तो अपने सरकार के खिलाफ भी खुलकर बोलते थे कि ये चीज सही है तो ये गलत है, तो उसके लिए आपकी एक पहचान भी है। ऐसे 2-3 फैक्टर्स हम अपने दर्शकों से के साथ आप चाहेंगे कि साझा करें कि कौन ऐसे 2-3 वीक पॉइंट्स रह गए जिसकी वजह से झारखंड जो मुकाम हासिल करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसको दूर करने के लिए आपके नज़र में 3 पॉइंट क्या है? एक तो दक्ष मानव बल की कमी है। यस। जो योजनाएं तय हो जाती हैं वो लागू नहीं होती। हाँ। दूसरा, जो हमारा नेतृत्व है वो दूरदृष्टि के साथ काम करे, इसकी एक कमी है। और तीसरा, मुझे लगता है कि हम एक ही छलांग में राज्य को विकसित कर देने की बात कहें तो संभव नहीं है। हमको धीरे धीरे कैसे हम आगे जाएंगे ये करें। बाबूलाल जी जिन बातों को कह रहे थे, भ्रष्टाचार है, ये सब है, वो सब है, पर हम तो देखते हैं कि भ्रष्टाचार किस राज्य में नहीं है। और कभी कभी तो लगता है कि जो राज्य आज विकसित हैं वहाँ यहाँ कम भ्रष्टाचार यहाँ से नहीं है। अच्छा। मगर जो भ्रष्टाचार, जैसे मैं बिहार की बात देख रहा हूँ, 15 दिनों में देख रहा था मैं, बिहार के जो राजस्व मंत्री हुए विजय सिन्हा, उन्होंने तय किया कि इतनी शिकायतें आ रही हैं कि सीओ म्यूटेशन में इसमें जो कर्मचारी हैं वो बिना पैसे लिए करते ही नहीं हैं। तो उन्होंने दबाव डाला तो सबसे पहले वहाँ सीओ लोगों ने हड़ताल कर दिया जी। तो हड़ताल किया तो उन्होंने उसका रास्ता निकाला और कहा कि आपके बदले दूसरे लोग रहेंगे, आप मोबाइल दे दीजिए, सब दे दीजिए, सब अपना काम कर दिए। तो वो शांत हो गए। अभी वहाँ के राजस्व कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है ना, वो अधिक खतरनाक है। और अब उसको कैसे निपटते हैं ये देखना है, क्योंकि इसी तरह की स्थिति हमारे यहाँ भी है। और हमारे यहाँ जो सरकार है वो बिहार की सरकार से अधिक मजबूत सरकार है। तो ये मजबूत सरकार अपनी इच्छा शक्ति प्रदर्शित करती है और नीचे एक बारगी नहीं तो कुछ कुछ हिस्सों को चुनकर ही वहाँ के भ्रष्टाचार पर प्रहार करती है, जिससे आम जनता को सीधे नुकसान हो रहा है। वो तो है कि राज्य का बजट आया, उस बजट में से हम इतना % काट लिए, ठेकेदारी में काट लिए, कमीशन काट लिए, वो एक ऊपर का है। मगर इस सब के बाद भी नीचे आम जनता के साथ जो जुड़ा हुआ शासन प्रशासन का रिश्ता है और वह आम जनता को परेशान करता है, वह अधिक महत्वपूर्ण है। तो वह ठीक रहे तो हम ऊपर के भ्रष्टाचार को कुछ समय बर्दाश्त करके भी अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर का जो भ्रष्टाचार है वो तो रोकने के लिए नियम कानून सब बने हुए हैं। अब उसकी तरफ हम लोग जाएंगे तो रोचक बातें तो हो जाएंगी, मगर राज्य के विकास के संदर्भ में समाधान अभी नहीं निकलेगा। एक बात और है कि हमारे पास जो भी संसाधन है उनका हम उपयोग करेंगे, हम विकसित होना चाहेंगे, तो हर विकास का प्रतिकूल प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। जल, जंगल, जमीन पर पड़ता है, हवा प्रदूषित होती है, नदियाँ प्रदूषित होती हैं। तो हम किस तरह से इसका ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है विकास के रास्ते में।
नहीं तो केवल विकास के नाम पर हम कार्यक्रम करते जाएंगे और उस विकास के प्रतिकूल प्रभाव को हम नज़रअंदाज करेंगे तो ये अंत में हमारे ऊपर आफत की तरह से आएगा। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे साथ अगले मेहमान भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं और पद्मा अवार्डी भी हमारे साथ हैं, तो वो पैनल भी हम अगली बार शुरू करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया कि ठीक है करप्शन एक पॉइंट्स है जिसके जरिए जो मुकाम हासिल होना चाहिए नहीं हुआ, नीति निर्माताओं को जो गट्स दिखाना चाहिए उसमें भी कमी रही, ये सारे पॉइंट्स हैं। सरयू राय जी की नज़र में ऐसे क्या 2 फैक्टर्स हो सकते हैं जो झारखंड को देश के साथ विकसित राज्य के जो परिकल्पना है उसको आगे ले जाने में झारखंड अपना रोल अदा करे? कोर सेक्टर नहीं, पहला तो देखिए कोर सेक्टर का बात करेंगे, सबसे पहले राज्य और केंद्र में एक समन्वय बनना चाहिए। ये नहीं होगा तो विकास में बाधाएं आएंगी, तो पहले तो ये करना चाहिए। और कोर सेक्टर के नाते जो हमारा कृषि और ग्रामीण विकास है इसके भीतर जो प्रगति होगी प्रतिशत में वो कम दिखाई पड़ेगी, मगर वो पसरी हुई होगी और ज़मीनी स्तर पर पूंजी निर्माण में सहायक होंगी। मतलब जन सरोकार को फायदा ज़्यादा होगा। हाँ, वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस सरकार ने मैया योजना लागू किया, तो सब जगह से इसकी कई लोगों ने, बहुत लोगों ने आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट भी इसको फ्री भी माने तो आलोचना करता है, मगर जो विकासशील राज्य हैं वहाँ अगर जनता के पास आप सीधे भी पूंजी भेजते हैं तो उस पूंजी का प्रतिफल उस परिवार के प्रगति में दिखाई पड़ता है और ज़मीनी स्तर पर पूंजी निर्माण होता है। इसलिए मेरी नज़र में इस तरह की योजनाएं केवल बेकार और वाहियात योजनाएं नहीं हैं। तब है कि जैसे बिहार में अगर सरकार ने 10,000 रुपया दिया तो देखती है कि इससे आपने क्या किया, तो अब इसमें एक एंगल जोड़ना चाहिए कि हम जो आपको 2,500 रुपया हर महीने देते हैं तो बिहार में 10,000 साल में देते हैं, हम आपको 30,000 दे रहे हैं। तो इस 30,000 को हम कैपिटल फॉर्मेशन में और ज़मीनी स्तर पर बदलाव में कैसे उपयोग करें तो ये बेहतर हो सकता है। एक तो कोर सेक्टर ये हो सकता है मेरी नज़र में, और दूसरा तो जिस आज पूरी दुनिया इधर जा रही है, डिजिटल क्षेत्र है। अब AI हो गया, ओपन AI हो गया, अब AGI हो गया और क्या क्या आगे होगा। विज्ञान तकनीकी प्रगति कर रही है तो क्या होगा, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसकी बहुत कमी हमारे यहाँ, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास समय का अभाव है सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और जो झारखंड के कोर इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपका बिहार से लेकर झारखंड तक गहरा अनुभव रहा है और विधानसभा में जो आपकी आवाज़ होती है वो विभाग तौर पर जानी जाती है। और चूँकि आप इसलिए भी झारखंड में जाने जाते हैं कि आप खुलकर हर पक्ष को रखते हैं। अगर आप सत्ता में भी रहते हैं तो सत्ता की जो कह सकते हैं कमियों को गिनाते हैं, और अगर विपक्ष की भूमिका में है तो सत्ता की अगर अच्छाई है तो उसको भी आप गिनाते हैं। तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर।